हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सोल्व करवाने की। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सन 2019 में जो ITI का एग्जाम हुआ था उसमें ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन पेपर आया था सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोज में हम जो उससे पिछले वर्षों के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का रहा था उसको भी हम एक एक करके सोल्व करेंगे। चूंकि स्टूडेंट नए एग्जाम पैटर्न में ITI में थ्योरी के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और अगर आपको ITI में पास होना है तो थ्योरी के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी आपको पास होना जरूरी होगा। इसी को देखते हुए हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर पिछली वीडियोस में नीमी के जो क्वेश्चन सोल्व कराए थे उन्हें भी आप जरूर देख लें। और अब जो हम ये पिछले वर्षों के मॉडल क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रहे हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर हैं जो एग्जाम में आए थे तो इन्हें भी आप अच्छे से समझ ले, पढ़ लें, जिससे कि आपकी ITI में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तैयारी बहुत ही परफेक्ट हो जाए और आप एग्जाम में जरूर अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो स्टूडेंट, बिना देर की शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं सोल्व पेपर 2019 पे। ये जो पेपर है ये पुराने एग्जाम पैटर्न पर है। चूंकि अब नए एग्जाम पैटर्न पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आते हैं और नए एग्जाम पैटर्न की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न 2019 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आया था वो है, उच्चारण से आप क्या समझते हैं? उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। बातचीत के दौरान जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन है कथन की अभिव्यक्ति, बी किसी कैरेक्टर को बोलने का तरीका, कैरेक्टर से मतलब है कोई शब्द, सी शब्दावली को बोलने का तरीका, डी सुनना। तो स्टूडेंट, जो उच्चारण का जो अर्थ होता है वो होता है किसी कैरेक्टर को या किसी शब्द को बोलने का तरीका। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, इसी तरीके से अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दिस हाउस, ये इंग्लिश वाला प्रश्न है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयबिलिटी में कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और जो आपका एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन होती है ऐसे तरह के चैप्टर चलते हैं, तो वो सारा चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं दिस क्वेश्चन खालिस्तान दिया हुआ है इन 1970 बाय माई ग्रैंडफादर। सही विकल्प का यहाँ पर चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो दिस हाउस के बाद जो खालिस्तान से आएगा उसके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, बिल्ट, बी है वाज बिल्ट, सी वाज बिल्ड, डी हैज बिल्ट। तो यहाँ जो सही विकल्प आएगा वो आएगा बी वाज बिल्ट। और इसका जो पूरा प्रोनाउंसिएशन होगा, जो इसका जो पूरी लाइन बनेगी वो होगी दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1970 बाय माय ग्रैंडफादर। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है लेखक खालिस्तान यहाँ दिया हुआ है के लिए लिखता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो लेखक होता है वो किस लिए लिखता है। विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, ए है सूचना देने के लिए, बी सूचना प्राप्त करने के लिए, सी अंतराल बनाने के लिए, डी ये सभी। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये जो प्रश्न होते हैं ये आपकी समझ के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ स्वाभाविक सी बात है, जब कोई लेखक कोई चीज़ लिखता है तो वो सूचना देने के लिए ही लिखता है, हमें कुछ बताने के लिए ही लिखता है। तो इसी तरीके से यहाँ सही उत्तर होगा ए सूचना देने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है खालिस्तान शुरुआत में दिया हुआ है द स्टेप व्हेन यू गो इन। यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आएगा माइंड द स्टेप व्हेन यू गो इन। आपकी जो स्टेप है उसको आप ध्यान दें चलने के दौरान। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उस पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है CPU। ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। CPU में खालिस्तान दिया हुआ है होता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि CPU में क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं ALU प्लस CU, बी रोम प्लस ALU, सी रैम, डी OMR। तो स्टूडेंट, जो CPU है उसमें ALU प्लस CU होता है। ALU का फुल फॉर्म होती है अर्थ लॉजिक यूनिट प्लस CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये दोनों चीजें CPU में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। जब हम अगली वीडियोस को सोल्व करेंगे उसमें आप देखेंगे इस तरह के कई क्वेश्चन और आ चुके हैं। छठा प्रश्न है तिथि और समय खालिस्तान पर प्रदर्शित होता है। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्रे, लॉन्च पैड। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस चीज़ से संबंधित है। अब कईयों को तो अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा ये प्रश्न आया किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपको ऑप्शन देके समझ में आ जाएगा ये कंप्यूटर के प्रश्न हैं। चूँकि कंप्यूटर में जो डेट और समय है वो सिस्टम ट्रे में प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ आपका सी सही उत्तर होगा और आपको इस आधार पर ही उत्तर इसका यहाँ पर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है
खालिस्तान शुरुआत में दिया हुआ है सक्रिय सेल के एड्रेस को प्रदर्शित करता है, ये भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है ऑटोफिल, बी नेम बॉक्स, सी सेल पॉइंटर, डी लेफ्ट इंडेंट। तो ये जो प्रश्न है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित, तो यहाँ पर पूछा गया है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैं आपको खोल के ही बता देता हूँ। ये जो एक्सेल होती है इसमें जो सक्रिय सेल होता है, यानी जिस सेल पर हम कार्य करते हैं, क्योंकि काफी सारे सेल होते हैं, इस सक्रिय सेल कहाँ प्रदर्शित होता है, तो ये लेफ्ट में प्रदर्शित होता है। तो यहाँ आपको विकल्प भी दिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट ये सही विकल्प होगा। तो एक्सेल में जो लेफ्ट इंडेंट है उसमें सक्रिय सेल का एड्रेस यानी वो किस स्थान पे वो प्रदर्शित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेटवर्क की लेयर खालिस्तान दिया हुआ है से संबंधित होती है। नेटवर्क भी कंप्यूटर का एक हिस्सा है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज है। तो यहाँ पूछा गया नेटवर्क की लेयर किससे संबंधित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है बिट्स, बी फ्रेम्स, सी पैकेट्स, इनमें से कोई नहीं। बिट्स मेमोरी से संबंधित होता है। फ्रेम जब हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं तो फ्रेम्स उसकी एक वर्ड है, और पैकेट्स ये नेटवर्क से संबंधित होता है। तो सही उत्तर होगा आपका सी पैकेट्स। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि नवा प्रश्न होगा। नवा प्रश्न है संदेश वह संकेतक है जो खालिस्तान दिया हुआ है कार्य करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि संदेश किस प्रकार का संकेतक है जो किस तरीके से कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं संदेश वह संकेतक है जो ग्राही के लिए प्रेरक की तरह कार्य करता है, यानी जो ग्राही होता है जिसको हम संदेश भेजते हैं उसके लिए प्रेरक की तरह संदेश कार्य करता है। 10वां जो प्रश्न है वो है श्रवण शक्ति खालिस्तान एक प्रक्रिया है। ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सांस्कृतिक, डी सामाजिक। तो श्रवण शक्ति यानी सुनना, सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है, हमारे एक शरीर की ही प्रक्रिया है। जैसे बोलना, चलना, खाना पीना ये हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, उसी तरीके से श्रवण शक्ति भी एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। तो ए हमारा सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है स्व जागरूकता का बोध सीधे खालिस्तान दिया हुआ है से होता है। जो विकल्प दिए हुए हैं ए हृदय से होता है, बी व्यक्तित्व से, सी मनुष्य से, डी समाज से। तो दोस्तों जो स्व जागरूकता का बोध है वो सीधा व्यक्तित्व, एक इंसान के व्यक्तित्व से ही स्व जागरूकता का बोध सीधे होता है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार के लिए आपको कब जाना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कब जाना चाहिए, कब जाना आपका सही कहलाएगा। ए 2 घंटे पहले, बी 1 घंटा जल्दी, सी 30 मिनट जल्दी, डी ठीक समय पर। तो आपका जो सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है वो है डी ठीक समय पर। दोस्तों इंटरव्यू के लिए हमेशा ठीक समय पर जाना ही सबसे अच्छा रहता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, न कि जल्दी जाकर। और लेट जाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको इंटरव्यू से पहले ही आपको घर पे भेज दिया जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है वो है NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं दिल्ली, बी जयपुर, सी अलवर, डी भोपाल। तो NSIC का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं आरबीआई को आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में सारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। इसका जो समर्थक संगठन है वो कौन सा है, यानी इसका जो सपोर्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है। ए IDBI, बी ICICI, सी IFCI, डी ये सभी। तो आरबीआई का जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है ए IDBI। इसको आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये कई बार आ चुका है। 15वां जो प्रश्न है बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो कि है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। एटीएम आप सभी ने देखा होगा, एटीएम मशीन जहां से हम पैसे निकालते हैं और कई बार पैसे जमा भी करवाते हैं। तो एटीएम का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो क्या होती है। ए है एनी टाइम मनी, बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी ऑटोमेटिक मनी, डी असिस्ट टाइम मनी। तो जो एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2014 में मापी गई भारत की नामिक जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या थी। आप सभी को मालूम होगा, आप सभी सुनते भी होंगे कि जो भारत की जीडीपी है वो फिलहाल इतनी है, और ये है जीडीपी से तात्पर्य होता है भारत की जो ग्रोथ रेट है वो क्या चल रही है। इसी ग्रोथ रेट के आधार पर संपूर्ण विश्व के जो देश है उनकी तुलना की जाती है। जिस देश की जीडीपी अच्छी होती है, सकारात्मक होती है, उस देश की प्रोग्रेस, उस देश की ग्रोथ अच्छी मानी जाती है। और जिसकी देश की जीडीपी धीमी होती है, कम होती है, कईयों की माइनस में भी होती है, जैसे कोरोना के टाइम पे चल रही थी, तो उस देश की जो ग्रोथ है, उस देश का जो विकास है वो कम मापा जाता है। ये हर साल जीडीपी, हर 3 माह में जीडीपी की जो दर है वो जारी की जाती है। तो अक्टूबर 2014 की यहाँ बात हो रही है कि अक्टूबर 2014 में जो भारत की जीडीपी थी वो कितनी मापी गई थी। यहाँ विकल्प दिए गए हैं 2.047 ट्रिलियन डॉलर, बी है 1.625 डॉलर, सी है 7.277 ट्रिलियन, डी है 5.777
डॉलर। तो आपको बता दूं अक्टूबर 2014 में 2.047 ट्रिलियन डॉलर भारत की जीडीपी थी, ठीक है। और अभी फिलहाल 3 ट्रिलियन के ऊपर भारत की जीडीपी चल रही है और आने वाले समय में भारत सरकार का लक्ष्य है इसको 5 ट्रिलियन पर लेकर जाना, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप, खालिस्तान दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग आप सभी को मालूम होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग से हम घर बैठे काफ़ी सारे बैंकिंग के कार्य कर सकते हैं। तो उसी से तरीके का यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि आप क्या कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन में से आपको देखना है, ए पासबुक का प्रयोग कर सकते हैं, बी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सी डेबिट बिल का प्रयोग कर सकते हैं, डी क्रेडिट बिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, ये गलत है। जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा पैसे ट्रांसफर करना। ऑनलाइन बैंकिंग से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब ये वापस जीडीपी का ही प्रश्न आ गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीडीपी की यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी जनरल डोमेस्टिक प्रोसेस, डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसेस। तो दोस्तों जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये जीडीपी की फुल फॉर्म होती है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। 19वां प्रश्न है, वर्तमान समय में स्टील का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। यहाँ स्टील के जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाले देश का नाम पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत, बी अमेरिका, सी जर्मनी और चीन। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2019 में सबसे अधिक स्टील का उत्पादन करने वाला देश चीन था और अभी वर्तमान में भी चीन ही विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है बौद्धिक जोखिम में खालिस्तान दिया हुआ है शामिल हैं। यहाँ पर फिजिकल जो जोखिम होता है उसमें किस चीज़ को शामिल किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ए है वायरस, बी परजीवी, सी अनुपयुक्त तापमान, डी उपयुक्त तापमान। तो मैं आपको बता दूं फिजिकल जो डेंजर्स के मतलब ये है, जोखिम से मतलब ये है कि आपको शारीरिक या भौतिक रूप से किस प्रकार से जोखिम हो सकता है यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है वायरस, परजीवी, अनुपयुक्त तापमान और उपयुक्त तापमान। तो इनमें से अनुपयुक्त तापमान सही उत्तर होगा। अनुपयुक्त तापमान में अगर आप काम करेंगे तो आपको फिजिकल जोखिम हो सकता है, भौतिक जोखिम हो सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है दुर्घटना। खालिस्तान यहाँ दिया हुआ है दुर्घटना क्या है इस बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ए है अनुचित या अभद्र व्यवहार, बी अपेक्षित घटना, सी अनापेक्षित घटना, डी उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ समझना होगा कि जो दुर्घटना है यानी एक्सीडेंट है ये एक अचानक होने वाली घटना है। दुर्घटना को न तो कोई अपेक्षा करता है कि भाई ये दुर्घटना होगी, हम कभी ये सोच नहीं सकते कि दुर्घटना हो जाएगी, ना ही कोई इसके लिए काम करता है। दुर्घटना हमेशा होती है, ये अनापेक्षित होती है, अचानक से होती है। तो दुर्घटना एक अनापेक्षित घटना होती है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से किसे जैविक माना जाता है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पूछा गया है कि जैविक, स्वाभाविक सी बात है जैविक यानी जीवित। तो आपका जो सही उत्तर होगा सी जीवित होगा, न कि लिथोस्फीयर, बी अजीवित। इनमें से कोई नहीं, ये 3 उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा आपका जीवित। यहाँ आपको जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि उत्तर समझने पड़ेंगे। अगर आप उत्तर समझ गए हैं तो मतलब जो ऑप्शन है वो अगर आपको अच्छे से माइंड में अगर समझ में आ रहे हैं तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। 23वां जो प्रश्न है, हाथों की सुरक्षा के लिए खालिस्तान दिया हुआ है का प्रयोग करना चाहिए। किस चीज़ का प्रयोग यहाँ करना चाहिए। ऑप्शन है लंबी बाजू वाली कमीज़ का, बी शील्ड का, सी बॉडी हार्नेस का, डी दस्तानों का। तो यहाँ बात हो रही है हाथों की सुरक्षा की। तो हाथों की सुरक्षा के लिए दस्तानों का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए हम किसी लाइट का विद्युत का पे काम कर रहे हैं, विद्युत का कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम दस्ताने का उपयोग करेंगे तो हमारे हाथों के साथ हमारे शरीर की सुरक्षा भी हो जाएगी। तो दस्तानों का प्रयोग हमें हाथों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। 24वां जो प्रश्न है वो है, इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को हानि ना हो। यहाँ आपको मैं बता दूं कई ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में नहीं घुलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक की थैली को धरती में गाड़ दोगे, जला दोगे, कुछ भी कर लोगे तो वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगी। धरती में गाड़ने पर भी वो वैसी की वैसी हमें मिल जाएगी, जलाने पर भी वो पिघल सकती है पर समाप्त नहीं होगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्रकृति को नुकसान होता है, ये प्रकृति में ख़त्म नहीं होती है। आप किसी कचरे में अगर पॉलीथीन डालते जाएंगे, प्लास्टिक ही प्लास्टिक डालते जाएंगे जो समाप्त नहीं होगी, तो एक तरीके से वो उनका ढेर लग जाएगा, ना तो आप उसको ख़त्म कर पाएंगे और ये पृथ्वी को नुकसान पहुँचाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो प्रकृति में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को हानि ना हो। ऑप्शन है लोहे की कील,
बी प्लास्टिक के मग्स, सी चमड़े की बेल्ट, डी सिल्वर फॉइल। तो यह मैं आपको बता दूं, चमड़े की जो बेल्ट होती है ये बायोडिग्रेडेबल होती है, ये प्रकृति में घुल मिल जाती है, इसको समाप्त किया जा सकता है। जबकि लोहे की कील को किसी दूसरी चीज़ में ढाला जा सकता है, प्लास्टिक के मग को भी समाप्त नहीं किया जा सकता, नहीं सिल्वर फॉइल को समाप्त किया जा सकता है। तो सही उत्तर है आपका चमड़े की बेल्ट। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर आते हैं, जो कि है ईपीएफ और एमपी अधिनियम कब स्थापित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1952, 53, 1948, 1951। तो मैं आपको बता दूं, कर्मचारियों के लिए, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए वर्ष 1952 में ईपीएफ और एमपी अधिनियम लागू किया गया था। तो स्टूडेंट ये थे 2019 के जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसके क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है ये आगे भी परीक्षाओं में आ सकते हैं और आते रहते हैं, तो इनकी आप अच्छे से तैयारी जरूर करें। हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।